द कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो सीटेट के जो हिंदी के पेपर आते हैं 30 नंबर्स के, उनसे रिलेटेड सारे जो हैं वो कुछ क्वेश्चनों का डील करते हैं। पहला जो टॉपिक्स है, थोड़ा जो पैसेज दिया गया है उसको थोड़ा हम पहले पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप क्वेश्चंस को देख लो। तो आपके पास जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा उसको थोड़ा आप अपने जो एक रफ़ के लिए कॉपी दिया जाएगा उसमें पहले नोट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे होंगे तो फिर वहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस वजह से आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होगा उसको थोड़ा नोट कर देना, पॉइंट को थोड़ा जल्दी जल्दी में नोट कर लेना, बार बार नहीं तो क्वेश्चन को स्क्रॉल ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या होगा। इस वजह से सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस के कोड को लिख लेना है, इन्हें पूरा क्वेश्चंस को लिखना है। तो उसको थोड़ा जैसे देखिए, गद्यांश में नीलकंठ शब्द, ठीक है, तो पॉइंट लिख दिए नीलकंठ शब्द, समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हवा में उसकी सजल आहट का भाव। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नीलकंठ एवं राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, और मेघों के उमर आने से पहले ही हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे तथा तब उनकी मंद केका को गूंज अनुगूंज त्रिब में त्रिबतर हुई मानो कि। तो क्वेश्चंस क्या था इसमें, जो गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये तो पढ़ने के बाद ही आपको पता चल पाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बाद में कर लेना है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन देखिए, हवा में उसकी आहट जो सजल आहट का भाव है, इसमें क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। हवा में उसकी सजल आहट का भाव क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन के पास जाएंगे, फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे मेघों के उमर आने से, ठीक है, उमर आने से पहले ही वो हवा में उसकी जो सजल आहट थे वो पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज त्रिब से त्रिबतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, हवा में पानी की बूंदों का होना। तो भाई हवा में उसकी सजल आहट होती थी, उसके बाद पानी की बूंदों मानो कि उसे ले लेती थी। तो हवा में नमी का एहसास, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पे हवा में नमी का एहसास होता था, ठीक है। यहाँ पे है हवा में उसकी सजल आहट का भाव क्या है, तो हवा में नमी का एहसास, तो उसकी सजल जो है आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज त्रिब से त्रिबतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद होती थी, जब वो नमी होती थी उसके बाद। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें देखना है पहले, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर हम चलेंगे। पहले वाले क्वेश्चंस को हमें भी निगलेक्ट किए हुए हैं, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। नीलकंठ के केका की गूंज त्रिब क्यों होती है, बारिश होने के अनुभव से, या मेघों के उमर आने से, मेघ के गर्जन से, या फिर बिजली के चमकने से। तो यहाँ पे तो आपके ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जैसे ही उनको ये पता चलता था, ठीक है, कि मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान, तो जैसे ही उसे लगता था कि वर्षा का मौसम होने वाला है कि वो क्या होते थे, नीलकंठ में केका के गूंज त्रिब हो जाते थे, ठीक है। बारिश होने के जैसे ही अनुभव होता था कि वो गूंजने का त्रिब हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जन के ताल पर नृत्य कौन करता है। तो मेघ गर्जन जैसे ही स्टार्ट होता है कि नीलकंठ, क्योंकि टॉपिक ही है नीलकंठ जो है वो नृत्य स्टार्ट कर देता है। नीलकंठ जो है वो क्या करता है, तो नीलकंठ और राधा सबसे प्रिय ऋतु, तो मेघों में नीलकंठ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी है नीलकंठ, आप इसमें मान लेंगे, ठीक है। नीलकंठ जो है, सॉरी, मेघ गर्जन पे ताल नृत्य कौन करता है, तो राधा करती है, ठीक है। इसमें कौन करेगी, हाँ राधा स्टार्ट करती है। थोड़ा नीलकंठ स्टार्ट करती है, थोड़ा देख लेती है इसको, पैसेज को थोड़ा नृत्य आरंभ कर देती है। मेघ गर्जन के उनके तन्मय,
ठीक है, मेघ जितना अधिक गरजता है, तो ठीक है, समझ गए। इसमें क्या होगा कि नीलकंठ नृत्य कर देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, नीलकंठ आरंभ कर देती है। पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था? पंखों का गीलापन जो दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पंखों को झाड़ दिया जाता है, चोंच से पंखों का पानी पीना, धूप में पंखों का फैलाना। तो आपको पॉइंट के रूप में आपको लिखना है। तो पंखों का गीलापन दूर करना, अब देखिए, तो पंखों का दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पंखों के नृत्य, देखिए नीलकंठ के नृत्य वेग उतना ही अधिक होता है, नीलकंठ नृत्य कर रही है। यहाँ पे देखिए, केका का स्वर उतना ही मंद और मंदतर, वर्षा के थम जाने पर उनकी टपकने और उसे पीकर पंखों का गीलापन दूर करने रहते थे। देखिए, टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपको देखना है? चोंच से पानी पीना, ठीक है, चोंच से क्या करना? पानी पीकर वो उसको गिलापन दूर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है, काले मेघों के नीचे उतरने के लिए, बारिश की बूंदों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे या गिरने के लिए, हवा की बहती, किसके लिए सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सोपान वर्ड देखिए कहाँ पे है, इसको थोड़ा, सोपान पंक्ति बनने लगती है जब बूंद जो है वो उतरती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बूंद जो है वो उतरती है, बारिश गिरने लगती है, तो फिर सोपान पंक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये बी ऑप्शन होगा, 96 का बी होगा। 97 का देखिए, आंदोलन उत्सव का, इसमें आपको उसमें जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं पैसेज में, तो विदाउट पैसेज ही इसको आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। आनंद और प्लस उत्सव, ये तो नॉर्मल है, इसका संधि विच्छेद है करना। उसके बाद है गूंज, आगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? गूंज, अनुगूंज, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कौन सा यूज़ कर सकते हैं? गूंज, अनुगूंज। देखिए, प्रतिध्वनि, टंकार, पुकार, तो इसमें इन सब में आपका गूंजता नहीं है, लेकिन प्रतिध्वनि जब आप किसी कुएं के भी अंदर जब एक बार आवाज़ दोगे तो वो गूंज के आता है, तो इसलिए प्रतिध्वनि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सजल किस प्रकार का शब्द है? देखिए, सजल किस प्रकार का, सजल, अब देखिए वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, सजल देख लीजिए ऑप्शन में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए गौर करिए, सजल कहाँ पे है? सजल आहट, तो आहट वर्ड जो है वो है नॉन, नॉन से पहले क्या होगा? एडजेक्टिव, तो यानी विशेषण होगा। सजल यहाँ पे क्या होगा? विशेषण। इसमें आप ऑप्शन में कौन से मारोगे? विशेषण में, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक होगा। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा चलते हैं पैसेज की ओर। तो पैसेज यहाँ पे नहीं है, एक कविता टाइप का है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाइयाँ जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। आगे लिखा हुआ है कि जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। कवि किनका गुणगान कर रहा है? तो ये कह रहा है कि तूफानों में एक किनारे लघु गुण, ठीक है। तो इसमें जो बातें चर्चा की गई है इसमें, वो की गई है वीर गति को प्राप्त सैनिकों के बारे में। ये कविता है, वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों के बारे में बताया गया है, ठीक है। कलम उनकी जय बोल, तो मतलब वो जय जो वीर गति की प्राप्ति कर लिए लड़ते लड़ते, उन महापुरुषों के लिए जो है ये बातें किए हैं कभी। यहाँ पे चिंगारी छिटकानी का क्या तात्पर्य है? चिंगारी छिटकानी का मतलब क्या है कि चिंगारी छिटकाने से क्या तात्पर्य है? देखिए, अंगार बिखेरने से, आग की लपट से बिल्कुल नहीं, युद्ध की भावना से बिल्कुल नहीं, नई चेतना के साथ, यही ज़्यादा सटीक हो रहा है। लघु दीप का संबोधन किसके लिए किया गया है? सेना के जवानों के लिए, बलिदान। लघु दीप, अब देखिए लघु दीप हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, तूफानों में एक किनारे। देखिए, जो अगणित लघु दीप हमारे, ठीक है,
लघु दीप हमारे, तो ये किसके लिए संबोधन किया गया है? तो सिंपल सी बात है, वीर गति के व्यक्तियों के लिए किया गया है, तो बलिदान वीरों के लिए ही होगा। ठीक है। जल जल कर बुझ गए का भाव, वीर गति को प्राप्त होना, मतलब क्या, यहाँ पे वीर गति, जल जल कर बुझ गए, ठीक है, यानी लड़ लड़ के चल बसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वीर गति, वो अपने आप को वीर गति प्राप्ति कर लिए। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा का है, वो आपको बताना है। देखिए, पुण्य, पुण्यतिथि, तो तिथि से पहले पुण्य आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। लघु, लघु इस कहानी, तो यहाँ पे कहानी, कहानी से पहले ये भी विशेषण हो जाएगा। छिटकाना, तो ये विशेषण है, सॉरी वर्ब है। यहाँ पे चिंगारी वर्ड जो है ये ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य है, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जय बोल, विशेषण विशेष्य। देखिए, लघु और दीप, ये जो है विशेषण विशेष होगा, अगणित लघु होगा नहीं, एक किनारे होगा नहीं, यही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट जो है वो है पैडागोगी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। तो यहाँ पे है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? सिंपल सी बात है, बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जो हैं वो जब एक स्कूल में बहुत सारे भाषाएं वाले व्यक्ति जब बैठते हैं एक साथ, तो उसके जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, भाषाओं का, वर्ड का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। आप थ्योरी वाला पूरा देख लीजिए, एक बार मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको देख लीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करके, यही क्वेश्चन होगा, मतलब मातृभाषा, यानी मातृभाषा कहाँ लोग सीखते हैं? घर में, ठीक है, या समाज में, इन्वायरमेंट में। बस स्कूल में जाने के बाद द्वितीय भाषा स्टार्ट हो जाता है, कम से कम 2 भाषाएँ और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन ज़्यादा होगा, मतलब इसको विद्यालय से अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करके और वो उससे ज़्यादा बहुभाषिकता हो जाएगा। कल ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं, अब देख लें वो वीडियो। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अब गतिविधि पहले पढ़िए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांटकर अब प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति को कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं, वे अपने समूह में उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। ठीक है, एक समूह में। ठीक है, बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती है। अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है ये आपको बताना है। देखिए, नाटक या गतिविधि, भाषा सृजनात्मक गतिविधि या रोल प्ले। अब इसमें क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को क्या किया कि 4-4 के समूह में बांट दिया, फिर उसके बाद क्या कहा गया कि भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं और अब उनको कहा जाता है कि आप वार्तालाप करते हैं। ठीक है, और उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं बच्चे, और बाद में अध्यापक प्रत्येक को, ठीक है, एक एक को बुला कर कहते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, कहाँ तक क्या चीज़ हुआ। तो ये रोल प्ले ज़्यादा सटीक होगा कि क्या किस तरह के रोल प्ले अदा करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि निवेश समृद्ध परिवेश क्या है। निवेश समृद्ध परिवेश से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे हैं निवेश समृद्ध परिवेश से आप क्या समझते हैं? निवेश समृद्ध परिवेश क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी एवं प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, शिक्षार्थियों को दिया जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश करना, भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में प्रयोग करने के लिए तैयार करना, पाठ्य पुस्तकें या अन्य सामग्री। निवेश समृद्ध परिवेश, शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना। ये भाषा का क्या मतलब, देखी सुनी और प्रयोग, नकल करके वो सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल यही होगा। ठीक है, शिक्षक को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश, ये तो बिल्कुल गलत है। भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना, ये भी बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री, ये तो बिल्कुल गलती हो, यही ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक हैं? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा, ठीक है, शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है। भाषा निवेश, पारस्परिक संवाद,
या फिर आपको क्वेश्चन कहा जाता है, सिंपल सी बात है, भाषा निवेश अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यही होगा ज़्यादा से। व्याकरण शिक्षण में शब्दावली बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सारा गलती है, यही ऑप्शन नंबर ए सटीक होगा। एक शिक्षिका मतलब समझ में आ गया होगा। शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 समूह में बांटती है और उन्हें एक उर्धन, ठीक है, यही चीज़ें, और उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वो उनकी मदद करते हैं। जैसे ही मदद करने वाली बात आ जाएगी, सिंपल सी बात है, इसमें सहायता करना होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अर्थ के लिए अनुमान है, अर्थ के लिए अनुमान है, तथ्यों के तर्कों का आधारित अर्थ निकालना, क्या अंतर्निहित और क्या समझ गया इसे समझना, शब्दों के अर्थ को ढूंढना या उदाहरण को जो है वो चीज़। तो तथ्यों के तर्क को आधारित अर्थ का निकालना, यही होगा, तथ्यों और तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, तथ्यों और तर्कों पर, ठीक है, आधारित अर्थ निकालना, यही होगा अर्थ के अनुमान अनुकूलन। पठन में वर्ण संकेत क्या है? किसी शब्द का अर्थ या व्याकरण बिंदुओं को पहचानने के लिए वे संकेत जो अर्थ बनाने की क्रिया का सहायक, शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। वर्ण संकेत का मतलब क्या होता है? तो वर्ण संकेत का मतलब होता है वे संकेत जो अर्थ बनाने की जो है वो किसी अर्थ से रिलेटेड ज़्यादा होगा इंपॉर्टेंट। वर्ण संकेत का मतलब होगा अर्थ संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप हो रही है। पहला व्यक्ति है हेलो, आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। दूसरा व्यक्ति कह रहा है हेलो, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं, मैं अच्छा हूँ जब। तो इस तरह के कह रहा है कि पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्तालाप हो रहा है, सूचनात्मक वार्तालाप हो रहा है, या फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सूचनात्मक हो रहा है या कार्य संपादन का है या पारस्परिक क्रियाओं का जो है वो वार्तालाप हो रहा है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। पारस्परिक, एक दूसरे से वे लोग आपस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आप कैसे हैं, क्या है, हेलो हेलो, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? भाषा अधिगम के लिए, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है? वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है या शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना सीखना। लिखना सीखने के लिए निवेश को सम्यता। देखिए, लिखना सीखने के तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ये तो पहले समझ लीजिए। दूसरा है निवेश में किए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करने के, ये भी गलती होगा। वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित, ये भी गलती, यही ऑप्शन ज़्यादा सही है। शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण, व्याकरण की समझ को प्राप्त करते हैं, सबटा चीज, ठीक है। भाषा अधिगम, उन्मुखी रूपी उन्मुखी भाषा निवेश। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी जो ये हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन ये याद रखिएगा। 5, 3, 3 और 4 याद रखिएगा। 5 वर्ष बुनियादी, उसके बाद 3 वर्ष प्रारंभिक और उसके बाद 3 वर्ष मिडिल, 4 वर्ष माध्यमिक, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। 53, 34 याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाषा की पाठचर्या का उद्देश्य विभिन्न प्रतियुक्तों पर अधिकार का विकास करना, इसका क्या तात्पर्य है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। बताइए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को समझते हैं। रोजमर्रा संप्रेषणात्मक या विभिन्न भाषाओं की भाषा प्रयुक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं, यही ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। पहला ऑप्शन है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। दूसरा है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना।
चौथा है भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो ज़्यादा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें होगा विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। विषय सामग्री को सिर्फ पहचाना शिक्षार्थियों के पठन विकास जो है वो के लक्ष्य का वकालत नहीं करता। सिर्फ यही नहीं करता, विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, इस तरह तीनों चीज़ करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो श्रवण ठीक है कौशल की उद्धृवमुखी रणनीतियाँ है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा जो है दो श्रवण कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ है। शब्द श्रवण कौशल का, ठीक है, कल ये कॉन्सेप्ट में बताए थे, ध्यान दीजिएगा। शब्द एवं वाक्यांश को पहचानना, शब्द एवं वाक्यांश को पहचानना, विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग, विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना। चौथा है प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। अब ऑप्शन है कि ए बी दोनों सही है, कौन सा क्या सही है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें सी और डी दोनों सही हैं या नहीं है। तो सी और डी क्या कह रहा है, विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, तो इसी तो नहीं होगा। विषय की तैयारी के अनुमान लगाने ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वाला गलती है। तो आप सोच लो कि आपका पहला ऑप्शन गलती हो गया, उसके बाद आपका सी ऑप्शन गलती हो गया, सी ऑप्शन गलती हो गया, और डी ऑप्शन क्या है। अच्छा बचा अब आपके पास ये दोनों, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, ये सही है, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो गया। तो डी वाला ऑप्शन में आपका हो गया, ये होगा या नहीं, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ही बचा है। अब ए को हमको देखना है, तो ए तो दोनों में है, नहीं डी वाला तो सिर्फ इसी में है, तो इसी में मारो ना, बी में, बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा, ए और डी होगा। ए है शब्द और वाक्यांश को पहचानना, श्रवण मतलब कौशल की ऊर्ध्वमुखी रणनीतियाँ क्या हैं, शब्द और वाक्यांश को पहचानना, ठीक है। और उसके बाद एक और क्या होगा, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। तो इस तरह से जो है वो हमने 118 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 119 और आपका 120, इस तरह से 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, सक्रिय शब्दावली या निष्क्रिय शब्दावली, कठिन शब्द या नवीन शब्द। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा आपका निष्क्रिय शब्दावली, ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय शब्दावली। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में असत्य है, व्याकरण सीखने में, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है व्याकरणिक जो इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में प्रयोग करना सीखना, तो नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है संदर्भों में प्रयोग करना, अनेक रूप से खोजना, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका गलत है। नियमों का निपुणता द्वारा जो है वो व्याकरण के नियमों